नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं समास और संधि में अंतर बता रहा हूँ। बड़ा सा एक ही अंतर है, क्या कि संधि में वर्ण जुड़ते हैं, समास में विभक्तियों का लोप होता है। बस इसी एक अंतर के मैं 7 अंतर करके बताऊँगा। तो पहले मैं समानता बता देता हूँ दोनों में। समास और संधि में समानता क्या है? समानता ये है कि दोनों में 2 पद या 2 शब्द पास पास आते हैं बस, और नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, मौजूद शब्दों से ही नए शब्द बनाने की प्रक्रिया है संधि, और वही मौजूद शब्दों से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया है समास। ठीक है, अब अंतर देखिए, और आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं बोल के बताता हूँ। लीजिए सुनिए, संधि और समास में अंतर। नंबर 1, संधि में 2 पदों के बीच वर्ण जुड़ते हैं, जबकि समास में विभक्तियों का लोप होता है। पहला अंतर। दूसरा देखो, संधि में वर्ण जुड़ते हैं ना, जबकि समास में पद मिलते हैं, वर्ण नहीं पद। ठीक है, अर्थात है क्या मतलब हो इस लाइन का? संधि जो है वो वर्ण स्तर की प्रक्रिया है, जबकि समास शब्द स्तर की प्रक्रिया है। संधि वर्ण स्तर की और समास शब्द स्तर की प्रक्रिया है। ठीक है, एक बात यहाँ पर और बता देता हूँ, जब भी मैंने ये 7 अंतर बताने चाहे या बताना चाहूँगा या बताऊँगा, तो उसमें मैं जबकि शब्द का प्रयोग करूँगा। जबकि, 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 सभी में। तो यहाँ क्या समझे आप? जबकि का प्रयोग कब होता है, कहाँ होता है, ये एक छोटा सा प्रश्न है। तो जब किसी 2 चीज़ों में अंतर बताया जाता है तो जबकि का प्रयोग होता है। देखो, आप विज्ञान पढ़ो, गणित पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हिंदी तो फिर भी सभी में सहायता पहुंचाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी आपने सीखा है, भले विज्ञान में सीखा है, भले सामाजिक में सीखा है, भले आपने पॉलिटिकल में सीखा है, भले आपने गणित में सीखा है, उसको व्यक्त करने के लिए भाषा तो चाहिए ना। ज्ञान को व्यक्त करने के लिए भाषा चाहिए ना। तो भाषा सबकी हेल्प करती है। गणित हिंदी की सहायता नहीं करेगा, विज्ञान हिंदी की सहायता नहीं करेगी, सामाजिक हिंदी की सहायता नहीं करेगी, लेकिन हिंदी सबकी सहायता करती है। इसलिए हिंदी को नमन करते हैं। सहायता कैसे करती है? कि व्यक्त करने के लिए जबकि का प्रयोग। इसी से बता रहा हूँ एक बार, कि अगर आपने डीएनए आरएनए में अंतर लिखना है, समझ गए, विज्ञान में डीएनए आरएनए में अंतर लिखना है, तो आप जबकि का प्रयोग करके ही बढ़िया लिख पाएंगे। अभिव्यक्ति भी एक बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती है। कहते हैं ना कि पढ़्यो है गुण्यो कोनी, मतलब जो चीज़ सीखी आपने उसको समाज में प्रदान करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, या उसका सदुपयोग करने के लिए आपके पास योग्यता है कि नहीं, वो चीज़ अलग है। पढ़ना अलग है, सीखना अलग है, उसी को अभिव्यक्त करना, यानी इनपुट अलग चीज़ है, आउटपुट अलग चीज़ है। तो उनको दूसरों तक पहुंचाने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए एक सुस्पष्ट भाषा होती है। तो जैसे आरएनए और डीएनए में अंतर, तो आप जबकि का प्रयोग करेंगे अंतर में। ठीक है, कैसे? आरएनए में ये होता है, जबकि डीएनए में ये, जबकि का प्रयोग करेंगे आप। ठीक है, इसी प्रकार भले आप सामाजिक का कोई बिंदु ले लो, पॉलिटिकल का ले लो, तो जबकि का प्रयोग करेंगे आप, तभी वो स्पष्ट होगा। एक बार मैंने बच्चों को प्रश्न दिया 12वीं क्लास के बोर्ड में, प्री बोर्ड में, तो उसमें मैंने पूछा था उपमा अलंकार और उत्प्रेक्ष्य अलंकार में अंतर स्पष्ट करो। तो बच्चे ने क्या लिखा? उपमा अलंकार लिखा, उसके नीचे उसकी परिभाषा लिख दी, फिर एक लाइन छोड़ करके दूसरी लाइन में लिखा उत्प्रेक्ष्य अलंकार, फिर उसकी परिभाषा लिख दी, एक एक उदाहरण लिख दिया। सही था। मैंने कुछ सिखाने के लिए कांटा मार दिया। बच्चा कॉपी लेकर आया कि सर आपने तो कांटा ही मार दिया, सारा सही है, ऐसा ही इसने किया, ऐसा ही उसने किया, ऐसा ही गाइड में लिखा हुआ है। तो मैंने कहा प्रश्न क्या था और तूने कौन से प्रश्न का उत्तर दिया है? कि जो आपने पूछा उसी का दिया। मैं कैसे दिया बता, समझा मुझे। तो कह रहा आपने दोनों का अंतर पूछा था, मैंने बता दिया। मैंने कहा बेटा ये अंतर नहीं है, ये इस प्रश्न का उत्तर है। उपमा अलंकार को समझाइए तथा उत्प्रेक्ष्य अलंकार को उदाहरण से समझाइए, इस प्रश्न का उत्तर है। और मेरा प्रश्न था दोनों में अंतर स्पष्ट करें। तो अंतर में क्या होगा? जबकि का प्रयोग आएगा। तूने तो अलग अलग लिख दिया। ये तो यूँ हुआ कि उपमा की परिभाषा और उदाहरण तथा उत्प्रेक्ष्य की परिभाषा और उदाहरण, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। ये तो अंतर तो बताया नहीं। तो अंतर यूँ होता है, जो मिलती जुलती चीज़ होती है इसमें नहीं होती, इसमें होती है, उस को लेकर के करते हैं और बीच में जबकि का प्रयोग करते हैं। तो आप लिखोगे कि उपमा में
उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है। ये हुआ है प्रश्न तो सही सटीक है ना। तो जवाब देना भी एक कौशल है, ठीक है ना। तो हिंदी सबकी सहायता करती है। तो मैंने यहाँ जबकि का प्रयोग किया। अब आप अलग से समझ गए जबकि कहाँ आता है। कई बार बच्चे पूछते हैं लेकिन कहाँ आता है, क्योंकि कहाँ आता है, किंतु कहाँ आता है, परंतु कहाँ आता है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। छोटी मोटी बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है, पर आप प्ले लिस्ट में जा कर के देखते नहीं हैं, तो अब क्या करें, ठीक है, देखा करें। तो चलिए पूरा करते हैं आगे। दोबारा से कर देता हूँ मैं। संधि में दो पदों के बीच वर्ण जुड़ते हैं, जबकि समास में विभक्तियों का लोप होता है। यहाँ जुड़ते हैं या लोप होता है, विभक्तियों का या वर्ण जुड़ते हैं। दूसरा, संधि में वर्ण जुड़ते हैं ना, जबकि समास में पद मिलते हैं। मतलब इससे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इससे कहना चाह रहा हूँ कि संधि जो है वो वर्ण स्तर की प्रक्रिया है, वर्ण स्तर की, और समास जो है वो शब्द स्तर की प्रक्रिया है। तीसरा अंतर देखो, संधि में वर्णों से विकार उत्पन्न होता है। विकार उत्पन्न होने का मतलब है रूप बदलना, है ना, परिवर्तन आना शब्द में या वर्ण में, तो विकार उत्पन्न होता है। जबकि समास में विकारों की कोई गुंजाइश नहीं होती, विकारों की कोई गुंजाइश समास में नहीं होती। चौथा अंतर देखिए, संधि का अर्थ अगर देखें तो योग होता है, जबकि समास का अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है ना। और इस लिहाज से देखें तो समास के पांचवा नियम मान लो बोले इसको, समास के अंतर्गत संधि आ सकती है, संधि के अंतर्गत समास नहीं। इसको क्या समझे आप, इसमें बताया गया है कि समास के अंतर्गत संधि आ सकती है, संधि के अंतर्गत समास नहीं। एक उदाहरण से समझा रहा हूँ, जैसे 10 हैं आनन जिसके, इसको संक्षेप करो 10 आनन। अब 10 आनन यहाँ संधि का नियम लग जाएगा, 10 प्लस में आनन दीर्घ संधि बन जाएगी, समझिए क्या। तो समास के अंतर्गत संधि आ सकती है, संधि के अंतर्गत समास नहीं, समझ गए। पीत है अंबर जिसका, पीतांबर, ये संक्षेप हो गया, समास हो गया। अब इसका संधि यहाँ नियम लागू कर सकते हैं, पीत प्लस में अंबर, पीतांबर, दीर्घ संधि। समझ में आ रही बात। तो क्या बोला मैंने, समास के अंतर्गत संधि आ सकती है, संधि के अंतर्गत समास नहीं। और देखें, संधि को समझने के लिए विच्छेद किया जाता है, जबकि समास को समझने के लिए विग्रह किया जाता है। अगर आपको संधि समझनी है कि ये क्या है, पितृण, क्या होता है पितृण, तो विच्छेद कीजिए ना। पितृ प्लस में ऋण, पितृ पिता को कहते हैं, मातृ पितृ माता पिता संस्कृत में, तो पितृ प्लस में ऋण, पिता का ऋण। अब समझ में आई बात, अलग अलग करते हैं। तो देवालय नहीं समझे क्या है, तो देव आलय, आलय मतलब घर, देवता का घर यानी मंदिर, ठीक है ना। तो संधि को समझने के लिए विच्छेद किया जाता है। अन्नाभाव, अन्न प्लस में अभाव, पहले पता नहीं चला अन्नाभाव, अन्ना हजारे का भाव है ना, अन्नाभाव, लेकिन अन्न अभाव, तो अलग अलग किया तो समझ में आया कि इसमें क्या जुड़ा हुआ है। सप्तऋषि, सप्त प्लस में ऋषि, 7 ऋषि, तो विच्छेद किया जाता है। जबकि समास को समझने के लिए विग्रह किया जाता है। अब कोई दादा परदादा है, उनको आप 10 आनंद कहोगे तो वो नहीं समझेंगे, विग्रह कर दो, 10 हैं आनंद जिसके, यानी 10 है मुँह जिसके, तो वो झट से कहेंगे रावण। समझाई बात। तो समास को समझने के लिए विग्रह किया जाता है और संधि को समझने के लिए विच्छेद किया जाता है। 7वां अंतर देखिए, संधि करते समय प्लस का चिन्ह आता है, जबकि समास में प्लस का चिन्ह नहीं आता। ये तो छोटी बातें थी बच्चों के लेवल की, तो मैंने उसी एक बड़े से अंतर से 7 अंतर निकाल दिए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो है ये, इसको शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।